प्रिय विद्यार्थियों, हम पूर्व के व्याख्यानों में नाटक का अध्ययन कर रहे थे और आज भी उसी अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हुए नाटकों के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। हमने नाटकों की परिभाषा पढ़ ली, नाटकों के तत्व कौन से होते हैं उसके बारे में जान लिया, तो निश्चय ही एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उठता है कि ये जो आधार हमने लिए हैं, परिभाषाएं हमने जानी हैं या जो नाटकों के तत्वों के बारे में अध्ययन किया है, तो इनको पढ़ने के बाद निश्चय ही ये सवाल हमारे मस्तिष्क में आता है कि नाटकों के कुछ भेद भी होते हैं या नहीं। निश्चित तौर पर नाटकों में विभिन्नताएं पाई जाती है, नाटकों में विषयगत भिन्नताएं पाई जाती है, नाटकों में विचारगत भिन्नताएं पाई जाती है, नाटकों में प्रस्तुतिकरण के संबंध में भिन्नताएं पाई जाती है। तो इन सब भिन्नताओं के आधार पर नाटकों के विभिन्न भेद हो सकते हैं। तो हमारे हिंदी के आचार्यों ने भी इस पर विचार किया। तो जैसा कि हमेशा होता रहा है, इस बारे में भी विद्वानों में विभिन्न मतभेद रहे हैं। किसी ने अपनी बात को रखते हुए कोई एक आधार लेकर के नाटकों का भेद किया, किसी ने दो आधारों पर किया। हम इन सब के विचारों को जानते हुए और तत्पश्चात इन सब के विचारों को सम्मिलित करते हुए, इन सब ने जो जितने भेद बताए हैं उन सब भेदों पर विचार करते हुए, उन सब भेदों में जो भेद वैज्ञानिक आधार पर लिया गया है उस भेद को सम्मिलित करते हुए नाटकों के कुल कितने भेद हो सकते हैं या नाटकों के कुल कितने प्रकार हो सकते हैं, वो हम यहाँ अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नाटक कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए नाटकों को किस किस आधार पे हम बांट सकते हैं, पहले सबसे उसके आधार पर चर्चा कर लेते हैं। नाटकों का अंत कैसे होता है, हम उस अंत के आधार पर नाटकों का विभाजन कर सकते हैं। फिर नाटकों में विषय कौन सा लिया गया है, उस विषय के आधार पर हम नाटकों का विभाजन कर सकते हैं। फिर नाटक किस शैली में लिखे गए हैं, उसके आधार पर हम नाटकों को इनके भेद जो हैं उनको हम स्पष्ट कर सकते हैं। फिर नाटक रंगमंच के आधार पर किस तरह से रंगमंच पे नाटक को किया जा सकता है उसके आधार पर हम कर सकते हैं, अर्थात रंगमंच पे रखा जा सकता है या वह सुनने योग्य है या वह खाली पढ़ने योग्य है, तो इस आधार पे भी नाटकों के भेद किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये 5-6 प्रकार के आधार लेकर के नाटकों के भेद किए जा सकते हैं और अंत में हम ये देखेंगे इन सब आधारों को सम्मिलित करते हुए नाटकों के कुल कितने भेद हमारे सामने आ सकते हैं, उन्हें हम जानने का प्रयास इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला आधार हम लेते हैं नाटकों के विभाजन का या भेद का, वो है अंत, कि नाटकों का अंत किस तरह से होता है। दुनिया में बहुत से नाटक लिखे गए हैं, बहुत से नाटकों को मंचित किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें सब नाटकों का अंत अलग अलग होता है। कोई सुख पूर्वक अंत होता है, किसी में दुख के आंसू आ रहे होते हैं, किसी में सुख और दुख का मिश्रण होता है। तो इन आधारों को लेते हुए ही नाटकों को अंत के आधार पर विभाजित किया गया है, जिसमें 3 भेद प्रमुखतः लिए गए हैं। पहला है सुखांत नाटक, दूसरा है दुखांत नाटक और तीसरा है मिश्रित या प्रसादांत नाटक। तो सबसे पहले हम सुखांत नाटक में आते हैं। इस नाटक में पूरा जो कहानी चलते हुए जब कहानी अंत पे पहुंचती है तो उस कहानी का अंत इस प्रकार से होता है कि उसमें नाटककार को भी और नाटक को देखने वाले या सुनने वाले को भी सुख का या खुशी का एहसास होता है और वह अपने मन में एक विशेष उमंग को तरंग को लिए हुए जाता है। दूसरे नाटक का भेद है वो है दुखांत, अर्थात ऐसे नाटक जिनका अंतिम पड़ाव दुख के साथ समाप्त होता है। निश्चित रूप से जिंदगी है तो जिंदगी में दुख भी है, सुख भी है, लेकिन ये नाटककार में क्या बताना चाहता है उस नाटक में, उसके आधार पर उस नाटक का अंत सुखांत या दुखांत हो सकता है। लेकिन ऐसे नाटक जहां अंत दुख से होता है उसे हम दुखांत नाटक कहते हैं। तीसरा भेद मिश्रित प्रकार का होता है या प्रसादांत होता है। इस नाटक का अंत न तो दुख देने वाला होता है न कोई सुख देने वाला होता है,
बल्कि कभी सुख कभी दुख। तो इन सुख और दुख का मिश्रण नाटक के अंत में हमको लगता है, हम निश्चय नहीं कर पाते कि इस नाटक को देख करके हमें अंत में खुशी हुई या नाटक के अंत में हमको दुख मिला। निश्चित तौर पे ये विभिन्न भेद हैं। किसी एक वस्तु से किसी को खुशी हो सकती है तो किसी को दुख हो सकता है। इसका एक उदाहरण मैं लेना ज़रूर समझूंगा कि किसी नाटक का प्रारंभ होता है, मुख्य नायक नायिका होते हैं, तो उसमें दुख कहाँ होगा, सुख कहाँ होगा? देखिए, जब नायक नायिका में से एक मर जाता है और दूसरा दुखी रहता हुआ दिखाई देता है तो उसे हम दुखांत कहते हैं। लेकिन वहीं यदि नायक और नायिका दोनों अपनी इह लीला को समाप्त कर देते हैं, अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो हम उस नाटक को सुखांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दुख को झेलने वाले के साथ हम नहीं होते, क्योंकि वहाँ दुख झेलने वाला ही नहीं होता, दोनों इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, इसलिए नाटक के अंत में हमको वो दुख नहीं होता है। तो ये एक तरीका है दुखांत या सुखांत नाटकों को दिखाने का या महसूस करने का। अब अगला जो आधार हम लेते हैं वो है विषय। डॉक्टर दशरथ ओझा ने विषय के आधार पर नाटकों के दो भेद किए हैं। पहला भेद है ऐतिहासिक नाटक और दूसरा भेद है सामाजिक नाटक। निश्चित तौर पे जब हम सामाजिक दायरे को देखते हैं तो उसमें समस्त प्रकार के नाटक आ जाते हैं, लेकिन हमें चूँकि हमको नाटकों का अध्ययन करना है, उनकी विशेषताओं को जानना है, तो हम अपनी सुविधा के लिहाज से नाटकों का भेद कर लेते हैं। तो वहाँ डॉक्टर दशरथ ओझा भी दो प्रकार के नाटकों के भेद मानते हैं, एक ऐतिहासिक नाटक और दूसरा सामाजिक नाटक। यहाँ ऐतिहासिक नाटकों के अंतर्गत नाटकों की विषय वस्तु ऐसी रहती है जो कि हमारे प्राचीन इतिहास से कहीं से जुड़ी हुई होती है। इतिहास के किसी घटनाक्रम को लेकर के ये नाटक लिखा जाता है। वो घटनाक्रम चाहे सामाजिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, चाहे भावनाओं से जुड़ा हुआ हो, किसी भी तरह से हो, तो उस समय विशेष के बोध को लेकर के और वर्तमान बोध के साथ जोड़ते हुए जब नाटक इस तरह का किया जाता है तो वो नाटक ऐतिहासिक नाटक कहलाता है। हम ये कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के अधिकांश नाटक इसी श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। फिर दूसरा है सामाजिक नाटक। समाज, चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह एक समाज बना करके रहता है, तो समाज में बहुत सी समस्याएं भी आती है, समाज में बहुत सी खुशियां भी होती है, समाज में बहुत से गम भी होते हैं, समाज के बहुत से कार्य होते हैं। तो समाज हर तरह से विविधताएं लिए हुए होता है। तो जहाँ सामाजिक मुद्दों को विशेष तौर पर उठा करके अपनी बात नाटककार उस नाटक में रखता है, जहाँ समाज के विभिन्न पहलुओं को दिखाया जाता है, तो वह ऐसा नाटक सामाजिक नाटकों के अंतर्गत रखा जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि विषय के आधार पर डॉक्टर दशरथ ओझा ने नाटकों के दो भेद माने हैं, ऐतिहासिक नाटक और सामाजिक नाटक। अब तीसरा भेद हम मानते हैं, जिस आधार को लेकर के हम तीसरा भेद ले सकते हैं, वो है शैली के आधार पर नाटकों के कितने भेद हो सकते हैं। तो यहाँ भी जब हम देखते हैं कि शैलियों के तो खैर विभिन्न भेद हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमारे पढ़ाई में पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके आई हमारे सामने जहाँ तक, उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि दो प्रकार के नाटक यहाँ मिले हैं या माने जाते हैं। पहला है चरित्र प्रधान नाटक और दूसरा है शील वैचित्र्य प्रधान नाटक। हालांकि ये नाम दोनों मिलते जुलते से लगते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर है। जहाँ चरित्र पात्रों की प्रधानता हो, चरित्रों की उनके चरित्र को उभारने की बात सामने आती हो, तो वहाँ चरित्र प्रधान नाटक होते हैं। और शील वैचित्र्य अर्थात जहाँ शील आचरण की जो विचित्रता है उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, तो ऐसे नाटक शील वैचित्र्य प्रधान नाटक कहलाते हैं। ये एक शैलीगत विशेषता होती है, इसलिए ऐसे नाटकों को हम शैली के आधार पर विभेदित करते हैं, उनके भेद करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा शैलीगत आधार पर हमारे कुछ विद्वानों ने इसका वर्गीकरण किया है और उसमें दो प्रकार के नाटकों को माना है। फिर है चौथा आधार, वो है रंगमंच के आधार पर। रंगमंच के आधार पर, जैसे पूर्व में जब भूमिका मैं कर रहा था इस बात की, तो आपको बताया था, उसी को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ता हूँ
कि रंगमंच के आधार पर नाटकों को मैं जहाँ तक समझता हूँ 3 भेदों में बांटा जा सकता है। हालांकि जिन पाठ्य पुस्तकों में मैंने पढ़ा है उनमें नाटकों को 2 ही प्रकार का माना गया है रंगमंच के आधार पर, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि रंगमंच के आधार पर नाटकों के 3 भेद किए जा सकते हैं कि उन्हें रंगमंचित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, तो किस प्रकार से उनको बांटा किया जा सकता है। पहला है अभिनयात्मक नाटक। पहला भेद है रंगमंच के आधार पर अभिनयात्मक नाटक। दूसरा भेद है पाठ्य नाटक। तीसरा भेद है रेडियो नाटक। तब देखिए यहाँ 3 भेद हो गए हैं। पहला अभिनयात्मक नाटक अर्थात ऐसे नाटक जिनको अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, रंगमंच पर इनका मंचन किया जा सकता है। ऐसे नाटकों में पात्र अपना अभिनय रंगमंच पर दिखाते हैं और यह काफ़ी अच्छा प्रभाव डालता है। और सही मायने में जो नाटक के तत्व हैं उनके आधार पर देखा जाए तो अभिनय करने वाला नाटक ही असल में नाटक होता है। जिस नाटक में अभिनय का प्रभाव हो, जिस नाटक में अभिनय किया जा सकता हो, वही असल में नाटक होता है। लेकिन अब आते हैं हम दूसरे भेद पर, वो है पाठ्य नाटक। वर्तमान में ऐसे नाटक भी लिखे जाने लगे हैं जो कि मंच पर अभिनीत किए जाने के योग्य नहीं होते, उनको सिर्फ पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे नाटक भी इसके अंतर्गत आते हैं। और जयशंकर प्रसाद के नाटक तकरीबन इसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं क्योंकि उनका मंचन किया जाना काफ़ी कठिन होता है। ऐसे नाटक जो भावनाओं को प्रकट करते हों उन नाटकों का मंचन किया जाना, जिनको हम प्रस्तुत करना अभिनय के द्वारा थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो नाटक पाठ्य नाटक कहलाते हैं। तीसरा प्रकार का भेद हमने लिया था रेडियो नाटक। तो रेडियो नाटक एक तरह से श्रव्य नाटक होता है, जो देखा नहीं जाता, सिर्फ सुना जाता है। रेडियो जब से चला तो रेडियो पर भी नाटक प्रस्तुत किए जाने लगे और उन नाटकों को इस तरह से लिखा जाता था कि उसमें ध्वनि का प्रभाव अधिक हो और वहाँ उस नाटक को ध्वनि के माध्यम से ही दर्शकों तक या श्रोताओं तक पहुँचाया जाता रहा है, रेडियो के माध्यम से। अब हमने 4 प्रकार के आधारों को लेते हुए एक विभाजन देखा, लेकिन हम यदि विचार और करते हैं तो हम पाते हैं कि नाटकों के जितने भेद हमारे सामने उभर कर के आते हैं वो सारे भेद इसमें नहीं आ पाए हैं। तो फिर आगे हम क्या करें? तो उसके लिए हमें अपने आसपास और विद्वानों के विचारों को भी जानना पड़ेगा या नाटकों का अध्ययन भी करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आधुनिक काल में हमारा युगबोध बदला है, आज के लोगों की सोच बदली है और इस युगबोध में पाश्चात्य प्रभाव भी हमारे पर काफ़ी दिखाई देता है। हालांकि वर्तमान में जिस समय की ये व्याख्यान अपना चल रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि हम वापस पाश्चात्य प्रभावों से मुक्त होना चाहते हैं या मुक्त हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पर पाश्चात्य प्रभाव भी काफ़ी हद तक दिखाई देता है। और यही पाश्चात्य प्रभाव हमारे नाटकों पर भी दिखाई दिया और उसके कारण नाटकों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। तो वहाँ उन नाटकों में क्या परिवर्तन आया वो तो एक अलग मुद्दा है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी तक नहीं आता है। तो युगबोध और पाश्चात्य प्रभाव, इन दोनों के प्रभाव के कारण नाटकों का वातावरण बदला और उसका अंतिम स्वरूप भी भिन्न भिन्न हुआ और नाटकों पर इन सब का प्रभाव भी पड़ा। तो उन सब आधारों को लेते हुए, किसी एक आधार या 2 आधार को लेकर के नहीं, जितने भी आधार हमारे सामने हम मान सकते हैं उन सब आधारों को लेते हुए हम नाटकों का यहाँ वर्गीकरण करेंगे, नाटकों का भेदीकरण करेंगे या नाटकों का विभाजन करते हुए ये देखेंगे कि नाटकों के कितने भेद हो सकते हैं और उन भेदों में क्या खासियत, क्या विशेषता होती है, वो जानने का प्रयास हम करेंगे। अब आते हैं हम इस प्रकार से एक सम्मिलित रूप से कि नाटकों का भेद कितना होता है, विस्तारित रूप से नाटकों का भेद कितना हो सकता है वो हम जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नाटकों के भेद कौन कौन से जो आज की तारीख में हमको उपलब्ध हैं या हमारे सामने आते हैं वो कौन कौन से हैं। पहले उनका सिर्फ नाम जानेंगे
और तत्पश्चात प्रत्येक का संक्षिप्त में हम यहाँ अध्ययन करेंगे कि वो असल में होता क्या है। पहला है त्रासदी नाटक। पहला भेद है त्रासदी नाटक, दूसरा भेद है भाव प्रधान नाटक, तीसरा भेद है हीरोइक ड्रामा, चौथा भेद है हास्य नाटक, पांचवा भेद है विचार प्रधान नाटक, छठा भेद है शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक नाटक जिसे हम उपदेशात्मक नाटक के रूप में भी जानते हैं, सातवां है ऐतिहासिक नाटक, आठवां है दुखांत सुखांत नाटक, दुख सुखांत नाटक भी इसको कह सकते हैं, या दोनों को अलग अलग लें तो दुखांत नाटक और सुखांत नाटक, यहाँ मैंने इनको एक के अंतर्गत कर दिया। नौवां है प्रतीकात्मक नाटक, दसवां है समस्या नाटक, 11वां है नृत्य नाटक, 12वां है रेडियो नाटक। देखिए 12वां क्या है, रेडियो नाटक, 11वां क्या था, नृत्य नाटक, और 14वां है राष्ट्रीय नाटक, और 15वां है प्रगीति नाटक। नाम से ही काफ़ी हद तक हमारे मस्तिष्क में ये बात आ जाती है कि इनके अंतर्गत किस प्रकार के नाटक हो सकते हैं या उन नाटकों की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं त्रासदी नाटक। त्रासदी क्या है? ऐसे नाटक जिनमें समय विशेष की, घटना विशेष की त्रासदी को दिखाया जाता है। जीवन है तो जीवन में दुख भी होते हैं, कष्ट भी आते हैं, तो उन दुखों को, उन कष्टों को जिस नाटक में दिखाया जाता है उस नाटक को हम त्रासदी नाटक कहते हैं। तो त्रासदी नाटक 4 प्रकार के माने गए हैं। मर्यादावादी या संस्कृत नाटक, स्वच्छंदतावादी नाटक, तीसरा है मिश्र त्रासदी नाटक, और चौथा है यथार्थवादी नाटक। तो 4 प्रकार के भेद हैं, मर्यादावादी, दूसरा स्वच्छंदतावादी, तीसरा मिश्र त्रासदी और चौथा यथार्थवादी नाटक, जिसमें हम जानते हैं कि मर्यादा अर्थात ऐसे नाटक जिनमें जीवन की मर्यादाओं को ध्यान रखा जाता है। दूसरा है जिसमें सब प्रकार के मर्यादाएं छोड़ दी जाती है, स्वच्छंद रूप से जीवन को जीने की प्रेरणा दी जाती है। तीसरा है मिश्र, जिसमें न तो पूरी तरह मर्यादा में बंधे नाटक के कारण होते हैं और न ही बहुत ज़्यादा स्वच्छंद स्थितियां होती है। और चौथा जो होता है वो है यथार्थवादी नाटक, अर्थात जीवन के यथार्थ की जो त्रासदियां हैं उनको उसी रूप में बहुत ज़्यादा कल्पनाओं का उपयोग नहीं करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे 4 प्रकार के नाटक त्रासदी नाटकों के भेद के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला जो भेद है नाटकों का वो है भाव प्रधान नाटक। ऐसे नाटक जिनमें भावनाओं को बहुत अधिक ध्यान दे करके उन नाटकों को, भावनाओं को उभारने के लिए लिखा जाता है और उनको मंचित भी किया जाता है। इनमें असामान्यता होती है और अमनोवैज्ञानिकता भी होती है, क्योंकि जब भाव होते हैं तो भावों के लिए हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरे पूरे वैज्ञानिक कसौटियों पर खरे उतरेंगे। और दूसरी असामान्यता भी उसमें होती है, क्योंकि वास्तविक ज़िंदगी में जो चीज़ें संभव नहीं हैं वो भावों के माध्यम से तो प्रकट की जा सकती है। तो इसलिए इनमें असामान्यता भी होती है, जो नॉनसन के हिसाब से उसको हम असामान्यता कह सकते हैं, और इसमें अमनोवैज्ञानिकता भी होती है, क्योंकि इसमें वो बात मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं। तीसरा प्रकार का जो नाटकों का भेद है वो है हीरोइक ड्रामा। ऐसे नाटक जिनमें प्रेम दिखाया जाता हो, जिनमें साहस काफ़ी मात्रा में दिखाया जाता हो, तो ऐसे नाटक हीरोइक ड्रामा कहलाते हैं। इन हीरोइक ड्रामों की विशेषताओं में हम कह सकते हैं कि इनमें आडंबर बहुत अधिक होते हैं और इनकी शैली जो है वो अलंकार प्रधान होती है, तथा इनमें अश्लीलता भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो मूलतः इसके जो बिंदु हैं वो 2 हैं, प्रेम और साहस। ज़्यादातर हीरोइक ड्रामा इसके अंतर्गत लिखा जाता है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये प्रभाव जो है फारसी प्रभाव कहा जा सकता है भारतीय नाटकों पर। हास्य नाटक चौथा है हास्य नाटक। हास्य नाटक किसे कहेंगे? जीवन
कि घटनाओं की प्रस्तुति किसी नाटक में इस तरह से प्रस्तुत की जाए कि उसका विषय वस्तु हल्की फुल्की हो और उसमें हास्य की प्रधानता हो। बात को ऐसे तरीके से कहा जाए जिसमें हास्य का पुट दिया गया हो, तो ऐसे नाटकों का प्रभाव एक अलग ही होता है। हर व्यक्ति ऐसे नाटकों को बड़े मनोरंजन के साथ बड़ा मन लगा करके भी पढ़ता है, तो ऐसे नाटकों को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। इसमें मूलतः हर बात को जो नाटककार कहना चाहता है, कोई गंभीर मुद्दा इसमें होता है तो भी उसको एक हल्के फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है और वह नाटक लोगों द्वारा पसंद भी किया जाता है। फिर है पांचवा, विचार प्रधान नाटक। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि बिना विचार के जिंदगी में होता ही क्या है, लेकिन सामान्य विचार तो सब जगह होते हैं। जिंदगी के हर कार्य में हम अगला कदम भी बढ़ाते हैं तो हम उसको विचार करके ही बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाने वाला विचार होता है, उसे हम वैचारिकता के अंतर्गत नहीं रखते। ये एक प्रवृत्ति हो जाती है। लेकिन जहाँ जीवन के होने वाली घटनाओं के प्रति गहन विचार किया जाए या फिर नाटक के माध्यम से उन विचारों को और अधिक उद्रेक प्राप्त किया जाए या विचारों में एक कंपन पैदा किया जाए कि विचार बहुत तेजी से व्यक्ति के अंदर उमड़े घुमड़े, तो ऐसे नाटक विचार प्रधान नाटक कहलाते हैं। इनमें विचारों की प्रधानता होती है। भावनाओं को निश्चित रूप से विचारों के नीचे ही रखा जाता है, क्योंकि बिना भावों के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। लेकिन विचार और भावना के बीच में संतुलन न होते हुए इसमें जो संतुलन होता है वो थोड़ा सा विचारों की तरफ अधिक झुकाव लिए होता है, तो ऐसे नाटक विचार प्रधान नाटक कहलाते हैं। फिर है शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक नाटक, जिसे हम उपदेशात्मक नाटक के रूप में भी जान सकते हैं। तो ऐसे नाटकों में लेखक का उद्देश्य किसी प्रकार की शिक्षा देना या किसी प्रकार का प्रचार करना या फिर उपदेश देना, ये उसका उद्देश्य लेकर के वो चलता है। तो ऐसे नाटकों में के माध्यम से वह लेखक या नाटककार कुछ लोगों को बताना चाहता है कि भाई आप ये करिए, वो करिए, या ये न करिए, या ये करिए। तो ये चीज़ें बताने का जहाँ प्रयास किया जाता है, ऐसे नाटक शिक्षाप्रद या प्रचारात्मक या उपदेशात्मक नाटक कहलाते हैं। फिर आते हैं ऐतिहासिक नाटक। ऊपर भी हम ये भेद पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको फिर भी संक्षिप्त में एक बार दोहरा देते हैं कि ऐतिहासिक नाटक हम उसे कहेंगे जहाँ वह नाटक किसी ऐतिहासिक तथ्यों को अपने भीतर समेटते हुए लिखा जाता है या मंचित किया जाता है। इसमें कहानी जो नाटककार लेकर के आता है वो इतिहास के किसी घटनाक्रम से लेकर के हमारे सामने प्रस्तुत करता है। वो उस काल तक सीधा भी जा सकता है या उस काल को यहाँ तक लेते हुए भी आ सकता है, हमारे से जोड़ते हुए जो कि पूर्व काल था उसको, और हमको उस काल से कुछ सीखने की प्रेरणा भी देता है, या हमें सावधान रहने की प्रेरणा भी देता है, या हमें एक जोश से भर देता है कि हमें भी उस समय जितना अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे नाटक जो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार पीछे से जिसका घटनाक्रम लिया जाता है, जिसकी कहानी ली जाती है, वो ऐतिहासिक नाटक कहलाते हैं। प्रसाद के अधिकांश नाटक इसी श्रेणी में आ जाते हैं, जैसे आप चंद्रगुप्त ले लीजिए और ले लीजिए, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर है दुख सुखांत नाटक। इसको दो रूपों में भी ले सकते हैं, दुखांत नाटक, सुखांत नाटक, जिनका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। जिसका अंत दुखपूर्ण होता है नाटक का, वो दुखांत नाटक कहलाते हैं, और जिसका अंत सुखपूर्ण होता है वो नाटक सुखांत नाटक कहलाते हैं। और दुख सुखांत नाटक जिसे हम मिश्रित नाटक कह सकते हैं, तो उसमें नाटक का अंत प्रसाद जैसा होता है, जिसमें दुख और सुख दोनों मिले जुले रूप में हमारे सामने रहते हैं। फिर अगला अर्थात 9वां जो भेद है वो है प्रतीकात्मक नाटक। तो ऐसे नाटक सीधे सीधे किसी घटनाक्रम को नहीं बताते, बल्कि इनमें किसी भी घटनाक्रम को, किसी भी विचार को अपने दर्शकों तक लाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। दो व्यक्तियों के बीच में नहीं बताया जाता, दो भावों के बीच में सीधा नहीं बताया जाता नाटक।
दो घटनाओं के बीच में सीधा नहीं बताया जाता नाटक, बल्कि वह किसी प्रतीक को चुनता है या किन्हीं बहुत से प्रतीकों को चुनता है और उन प्रतीकों के माध्यम से हमारे तक नाटक में जो चीज़ वो प्रस्तुत करना चाहता है या नाटक के माध्यम से हमें जो चीज़ वो पहुंचाना चाहता है नाटककार, वह उन प्रतीकों के माध्यम से हमारे तक ले आता है। जैसे प्रसाद का एक नाटक है कामना। कामना क्या है? मन का भाव है जिसमें कुछ पाने की या कुछ छोड़ने की एक इच्छा की जाती है। तो ये क्या हुआ? एक प्रतीक हुआ। तो इस प्रतीक के माध्यम से जीवन के विविध घटनाक्रमों को जिन नाटकों में उभारा जाता है वो नाटक प्रतीकात्मक नाटक कहलाते हैं। फिर है 10वां भेद, समस्या नाटक। ये जीवन है और जीवन तो समस्याओं से भरा पड़ा है, तो नाटक, सब नाटकों में समस्याएं आती। हर नाटक में किसी न किसी समस्या को लिया जाता है, लेकिन फिर समस्या नाटक अलग से क्यों रखा गया? उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस नाटक में उस समय के दौरान समाज में जो समस्याएं आती है, जो कठिनाइयां आती है और जिन पे बहुत अधिक ध्यान समाज का जाता है, समाज उनसे पीड़ित रहता है, उन नाटकों को हम समस्या नाटक कह सकते हैं। जैसे किसी समय दहेज प्रथा, या आज भी है, किसी समय बाल विवाह प्रथा, किसी समय में विधवा विवाह प्रथा, ये सारी चीज़ें चला करती थी या नहीं हो पाती थी। तो वो एक बहुत बड़ी समस्याएं थी हमारे सामने। तो उन समस्याओं को लेकर के समस्याओं को उभारना, फिर उन समस्याओं का कोई समाधान सुझाना जिस नाटक में रखा जाता है, वो नाटक समस्या नाटक कहलाता है। तो ऐसे नाटक जिनमें समाज में उपस्थित एक विशेष समस्या को, ज्वलंत समस्या को लेकर के कुछ बताया जाता है, कुछ समझाया जाता है, ऐसे नाटक समस्या नाटक कहलाते हैं। फिर अगला आता है नृत्य नाटक। ऐसे नाटकों में गद्य संवाद नहीं होते, बल्कि जो संवाद होते हैं, क्षमा चाहूँगा, यहाँ मेरे से गलती हो गई है। ऐसे नाटक जो कि नृत्य करके प्रस्तुत किए जाते हैं, वो नाटक नृत्य नाटक कहलाते हैं। इनमें सामान्य अभिनय की बजाय ऐसा अभिनय किया जाता है जो कि नाच करके किया जाए। और हम जानते हैं कि जहाँ नृत्य नाटक होगा वहाँ संगीत की भी प्रधानता होगी और वहाँ गीत की भी प्रधानता होगी। तो जहाँ गीत संगीत के साथ नाटक को मंचित किया जाए या नाच के साथ नाटक को प्रस्तुत किया जाए, ऐसे नाटक नृत्य नाटक कहलाते हैं। इनके लिए अक्सर नृत्य नाटिका शब्द का प्रयोग भी किया जाता रहा है। रेडियो नाटक, हमने शैली अभिनय के आधार पर, रंगमंच के आधार पर नाटकों के भेद किए थे। उसके अंतर्गत एक मैंने छोटी चर्चा की थी, तो उसमें रेडियो नाटक आया था। तो रेडियो नाटक भी एक भेद होता है जिसमें नाटक इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसको ध्वनि के द्वारा रेडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके और दर्शक तक नाटक जो बात पहुंचाना चाहता है वो आसानी से पहुंचाई जा सके। तो इनमें कई समस्याएं आई थी कि दृश्य में अपने रेडियो नाटक में हम ऐसी चीज़ों को जो बिना देखे समझ में नहीं आए कैसे पहुंचा सकते हैं। जैसे आप नदी कोई पास से बह रही है या झरना कोई गिर रहा है कहीं, तो उसको कैसे बताया जाएगा जबकि हम कोई दृश्य पैदा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे पानी की भी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ को तय कर लिया गया। और जहाँ नदी नहीं दिखाई जा रही है लेकिन रेडियो नाटक में उसकी कलकल की आवाज़ या झरने की आवाज़ जो है, झरझर गिरता है पानी, उसकी आवाज़ बड़ी स्पष्ट रूप से, या माहौल कैसा है, रात्रि है, गमगीन है, तो कुत्ते की आवाज़ों के माध्यम से या डरावनी आवाज़ों के माध्यम से एक वातावरण पैदा कर दिया जाता है। और रेडियो नाटक में पूरा जो वातावरण है वो हमारे सामने सिर्फ वार्ता के द्वारा, आवाज़ के वार्ता नहीं बल्कि आवाज़ के द्वारा ही हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे नाटक जो रेडियो पे खेले जाते हैं, रेडियो पे प्ले किए जाते हैं, वो नाटक रेडियो नाटक कहलाते हैं।
फिर अगला है राष्ट्रीय नाटक। निश्चित रूप से नाम से स्पष्ट है कि ऐसे नाटक जिनमें राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय भावनाओं को उभारा जाता है और नाटक के माध्यम से राष्ट्र की बात की जाती है, राष्ट्रीयता की बात की जाती है, वो नाटक राष्ट्रीय नाटक कहलाते हैं। इनमें राष्ट्रीयता के भाव बहुत अधिक होते हैं, जिसमें आज़ादी, स्वतंत्रता या देशभक्ति, ये चीज़ें राष्ट्रीय नाटकों के अंतर्गत आती हैं। फिर है प्रगीति नाटक। जैसे नृत्य नाटक का आपने अध्ययन किया था, उसी तरह से प्रगीति नाटक भी होते हैं। ऐसे नाटक जो कि गद्य में न लिखे जा करके गीत के रूप में लिखे जाते हैं, वो नाटक प्रगीति नाटक कहलाते हैं। इनमें संवाद पद्य में होते हैं, गीत के रूप में होते हैं, तो ऐसे नाटक प्रगीति नाटक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज नाटकों के विभिन्न भेदों के बारे में जानना, और आप लोगों ने भी काफ़ी हद तक समझा होगा कि नाटकों के भेद कितने होते हैं या किन आधारों पर हम नाटकों के भेद कर सकते हैं। विभिन्न विद्वानों ने नाटकों के कितने कितने भेद हमको बताए होंगे, वो सारे हमने यहाँ आज हमारे सामने स्पष्ट किए हैं। तो अब मैं यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है और उसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है, उस पर एक बहुत संक्षिप्त सी बात आपको कहता हूँ। इसमें बन सकता है कि नाटकों के भेद कितने होते हैं, प्रत्येक भेद का विवरण दीजिए, या अपने शब्दों में नाटकों के भेदों को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें हमें करना क्या है, पहली चीज़ तो भेद क्या है या वर्गीकरण क्या है वो बताएंगे, फिर इनके आधार कौन कौन से हो सकते हैं वो बताएंगे, फिर उन आधारों के आधार पर जो नाटकों के भेद किए गए हैं वो छोटे छोटे शब्द लिखेंगे, थोड़े थोड़े शब्दों में लिखेंगे, और तत्पश्चात उन समस्त आधारों को सम्मिलित करते हुए कुल कितने भेद नाटकों के हमारे सामने हो सकते हैं उन सबको लिखेंगे, और तत्पश्चात उनका थोड़ा थोड़ा विवरण लिखते हुए हम अपनी बात को परीक्षा के अंतर्गत रखेंगे। इसी के साथ मैं आज का अपना ये व्याख्यान या चर्चा यहाँ विराम देता हूँ उसको, और आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।